सिवाग हाई फाइव सीरीज़ में आपका स्वागत है। इतिहास के नोट्स बनाते समय कौन सी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, ये आज बता रहा हूँ उस स्लोगन के तहत, एवरीवन नोज़ व्हाट टू रीड एंड ओनली टॉपर नोज़ व्हाट टू ओमिट। टॉपर हूँ, इसमें कोई शक नहीं। सुनिए, इतिहास के कुछ पन्ने खोलते हैं। जब आप नोट्स बनाने चलते हैं तो मान लीजिए आपने एक पुस्तक खोली और उसके बाद आपने कुछ प्रश्न निकाले कि नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाए बिना गुजारा होगा नहीं, ये जान लीजिए। अब सपोज़ करिए कि हमने सल्तनत काल, क्षेत्रीय राज्यों का उदय निकाला, मोहम्मद बिन तुगलक का समय, बंगाल की बात की हमने। अब जब ये लिखा हुआ है, मान लीजिए एक पुस्तक है मेरे सामने, दिल्ली के सुल्तानों का बंगाल पर नियंत्रण आरंभ से यह निश्चित रहा, इत्यादि 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 हम करते चल रहे हैं, और एक पैरा दो पैरा हो गए। लिखा हुआ है कि अधिकांश बलबन के उत्तराधिकारियों के समय में बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से लगभग मुक्त था। केवल गयासुद्दीन तुगलक के समय में उस पर पुनः नियंत्रण स्थापित हुआ। ये नोट करने लायक है, और प्रिलिमिनरी में इसका क्वेश्चन आएगा, मेंस में नहीं आएगा। प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने लंबे समय के बाद बंगाल पर अनियंत्रण की स्थिति को समाप्त किया और दिल्ली सल्तनत के अधीन बंगाल को ले आए। तो ये गयासुद्दीन तुगलक थे। इसके बाद बंगाल के गवर्नर गयासुद्दीन बहादुर थे, जिन्हें पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने प्रांत को 3 प्रशासनिक भागों में बांट दिया। इनकी राजधानियां थीं लखनौती, सतगांव और सोनारगांव। ये तीनों राजधानियां इंपॉर्टेंट हैं पीसीएस की दृष्टि से, प्री की दृष्टि से, आईएएस की दृष्टि से नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कद्र खां को लखनौती का, हज्जुद्दीन अजामुल मुल्क को सतगांव का और गयासुद्दीन बहादुर शाह को सोनारगांव की सरकार में अधिकारी बनाया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई तातार खां, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, मोहम्मद तुगलक का भाई तातार खां किस नाम से प्रसिद्ध था? क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे पूछा गया हो शोले फिल्म में, बसंती तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन तातार खां का नाम क्या था? वो बहराम खां के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत आते हैं। आईएएस में नहीं आएगा, मेंस में तो हरगिज़ आएगा नहीं, दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगा। अब इसके बाद ये है कि गयासुद्दीन ने विद्रोह किया, जो वहाँ का गवर्नर था। सोनारगांव और गयासपुर की टकसालों से सिक्के निकाले, किंतु तातार खां ने उसे पराजित कर दिया। ये सब छोड़ने वाली चीज़ें हैं। इस प्रकार शमसुद्दीन फिरोज़ का वंश समाप्त हुआ और मुस्लिम बंगाल के 3 मुख्य भाग लखनौती, सतगांव, सोनारगांव दिल्ली राज्य में मिला लिए गए, इत्यादि इत्यादि चलते गए, सब छोड़ते गए। अब आगे हम छोड़ते जा रहे हैं, और फिर से इसके बाद आता है, ये यहाँ पे हो गया, दिल्ली से संबंध समाप्त हो गए 1339 ईस्वी के पश्चात। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। फ़खरुद्दीन मुबारक शाह ने 1339 से लेकर 1350 तक सोनारगांव पर शासन किया, चटगांव पर अधिकार कर लिया। शीघ्र अलाउद्दीन अली शाह उत्तर बंगाल में स्वतंत्र हो गया, राजधानी लखनौती से हटाकर पांडुआ ले गया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम मात्र के लिए। अली मुबारक ने लखनौती पर, देखो लखनौती तो बहुत छोटा हो गया ना पूरे हिंदुस्तान में। हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में भी बंगाल तक सीमित है, प्रदेशों तक सीमित है, लेकिन उसके अंदर भी हिस्सा और उसके भी 3 हिस्से। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, किसने हत्या कर दी, कब कर दी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां। तो ये शमसुद्दीन इलियास खां को हम एकदम से तेज़ी से देखते चल रहे हैं। तिरहुत पे अधिकार कर लिया और स्वयंभूनाथ स्तूप को नष्ट कर दिया काठमांडू में। ये यूपी पीसीएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने नेपाल के शासक जयदेव राज के समय में काठमांडू में स्वयंभूनाथ स्तूप को नष्ट किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है शमसुद्दीन इलियास खां। इसके बाद उसने क्या क्या राज्य विस्तार किया, सब छोड़ दिया, कई पैराग्राफ छोड़ दिए, तमाम सब। उसका पुत्र कौन था, कब उसकी मृत्यु हुई, बिल्कुल छोड़ दिया। अब आते हैं सिकंदर शाह महाराज जी।
इनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान ने पुनः बंगाल प्राप्त करने का प्रयास किया, करते रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं किया इन्होंने, छोड़ दो। गयासुद्दीन आजम शाह इन्होंने महोदय ने कुछ नहीं किया, कोई ख़ास काम नहीं किया। और सूफ़ी संत नूर कुतुबे आलम के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे। जब सूफ़ी संत नूर कुतुबे आलम का नाम ही ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है तो इनका नाम प्रसिद्ध भी नहीं हुआ, ये भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इनको छोड़ दें। इसके बाद इसी प्रकार से जो चीज़ें हमें देखनी है वो ये कि जो प्रसिद्ध हैं उनसे संबंधित लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं और जो अप्रसिद्ध हैं उनसे संबंधित लोग भी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। एक सूत्र लास्ट में समझ लीजिए, अगर आप बैक ईयर पेपर देखेंगे तो मेरी ही तरह आप समझ जाएंगे क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं। बैक ईयर पेपर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 3 साल प्री और मेंस, आईएएस और पीसीएस, तब तक आप कभी नोट्स नहीं बना पाएंगे सक्सेसफुली और गलत नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।